हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लियो कैरियर क्लासेस। आज हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की प्रस्तावना टॉपिक को कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है और बेसिकली आगे हम जानेंगे कि प्रस्तावना क्या होती है। तो प्रस्तावना जो है वो संविधान के परिचय या भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। द टर्म प्रीएम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स कंटेन्स द समरी एंड एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के एक संवैधानिक विशेषज्ञ थे इनके पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। इनके पालीवाला called the preamble as the identity card of the constitution। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो पंडित नेहरू के द्वारा जो दिए गए उद्देश्य प्रस्ताव था उसी पर आधारित थी और इसमें 42वें संविधान संशोधन 76 के द्वारा इसमें 3 शब्द समाजवादी, दैट मीन्स सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर, और अखंडता शब्द जो है वो सम्मिलित किया गया, इंटीग्रिटी। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। तो अब हम कवर करते हैं टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल यानी कि संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है। तो हम देखते हैं। We the people of India having solemnly resolved to continue India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, economy, social and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, to hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। हिंदी में देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत का मतलब होता है अडॉप्ट यानी कि, अधिनियमित का मतलब होता है इनेक्ट और आत्मार्पित यानी कि हम सॉफ्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने टेक्स्ट ऑफ प्रीएम्बल देखा। आगे हम इसको विस्तृत रूप में देखेंगे कि अलग अलग ये चीज के क्या मायने हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रस्तावना के तत्व यानी कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल। तो इसमें 4 मूल तत्व, इसके 4 जो फंडामेंटल जो है वो कंपोनेंट है। पहला संविधान के अधिकार का स्रोत, दैट मीन्स सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रस्तावना, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहती है कि संविधान जो है वो भारत के लोगों से शक्ति अधिकृत करती है। The preamble state that the Constitution derives its authority from the people of India। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसका स्रोत कौन है। तो इसका आंसर होगा द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। दूसरा है भारत की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, सोवरेन, समाजवादी, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी। अब देखते हैं संविधान के उद्देश्य क्या है। इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स स्पेसिफाई जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव्स। और चौथा जिसके कंपोनेंट संविधान लागू करने की तिथि यानी कि किस दिन के जो है ये लागू हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 तिथि का जो उल्लेख करती है। डेट ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑन 26 नवंबर 1949। तो हम लोगों ने देखा इसके 4 जो है जो बेसिक कंपोनेंट्स थे। अब देखते हैं हम प्रस्तावना में मुख्य शब्द यानी कि कीवर्ड्स इन द प्रीएम्बल। तो प्रस्तावना की जैसा कि शब्दों का उल्लेख है, इसमें
मूल जो शब्द हैं जो हमें देखना है वो संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुत्व, यानी कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो पहला हम लेते हैं संप्रभुता, यानी कि सोवरेन। तो संप्रभुता का आशय है कि भारत जो है वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, यह अपने आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र है निर्णय लेने में। यानी कि जो भारत है वो अपनी विदेशी नीति या जो अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल जो पॉलिसी है उसमें किसी देश पे जो है वो डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद जो है उस पे इंडिपेंडेंट है। तो दूसरा शब्द लेते हैं समाजवादी, यानी कि सोशलिस्ट। तो जैसा कि हमें ये पता है कि 42वें संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया था। यहाँ और एक बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। द इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड नॉट ए कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, जिसको कि हम लोग राजाश्रित समाजवाद भी कहते हैं, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन भी शामिल होता है। और इसकी प्रमुख विशेषता जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है ये आस्था रखते हैं, जहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो होते हैं वो साथ साथ मौजूद होते हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ऑन द अदर हैंड होल्ड्स फेथ इन ए मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कोएग्जिस्ट साइड बाय साइड। अब हम जैसा कि हम लोगों ने ये देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय ने लोकतांत्रिक समाजवाद का जो उद्देश्य है उसको डिफाइन किया था। तो लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य है गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर के समानता को समाप्त करना। इस तरह से जो भारतीय समाजवाद है वो मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज्यादा झुकाव जो है वो देखने को मिलता है। इंडियन सोशलिज्म इज द blend of Marxism and Gandhism, leaning heavily towards the Gandhian socialism. अब हम नेक्स्ट देखते हैं धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, सेकुलर। तो जैसा कि इस शब्द को भी हम लोग जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 1976 में इस शब्द को जोड़ा गया था। आइए हम देखते हैं इसके क्या अर्थ होते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि जो हमारा देश है वो सभी धर्म को समान रूप से मानता है और सरकार के द्वारा सबको समान समर्थन प्राप्त है। सेकुलर मीन्स देखते हैं क्या, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन embodies the positive concept of secularism. All religion in our country have the same status and support from the state. अगला है डेमोक्रेटिक। आइए देखते हैं लोकतांत्रिक कि क्या मायने हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि लोकतंत्र जो होता है वो जो है वो संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी, जहाँ सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होती है। तो अब हम ये जानते हैं कि लोकतंत्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है जहाँ लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसा कि स्विट्जरलैंड में है, और इसके 4 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव्स, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। दूसरी ओर जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, इनडायरेक्ट लोकतंत्र जो होता है, वहाँ लोग चुने प्रतिनिधियों का जो सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाने कानून का भी निर्माण करते हैं, जैसा कि भारत में है। तो भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। अब हम देखते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है, जो लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो बहुत ही एक्सटेंडेड फॉर्म में किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। Not only political democracy, it includes social and economic democracy. तो अम्बेडकर साहब ने जो है डेमोक्रेसी के मायने को बताया था। आइए देखते हैं क्या बताया था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो, उनका ये कहना था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं गणतंत्र, यानी कि रिपब्लिक। तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो गणतंत्र का अर्थ यह होता है कि भारत का जो प्रमुख है, यानी कि राष्ट्रपति, वो चुनाव के जरिए सत्ता में आएगा। जैसा कि हमें पता है कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चयन किया जाता है। और गणतंत्र जो है
यानी कि रिपब्लिक और दो बातों को शामिल करती है। पहला क्या है कि राजनीतिक जो संप्रभुता है वो किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होगी, और दूसरा है कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, यानी कि किसी भी वर्ग के पास कोई विशेष अधिकार नहीं होगा। A republic also means two things. One, vesting of political sovereignty in the people and not in a single individual like a king. And second, the absence of any privileged class and hence all office being open to every citizen without any discrimination. अब देखते हैं न्याय। जैसा कि हमें पता है कि प्रस्तावना में जो है वो तीन भिन्न रूपों में शामिल हैं। क्या क्या? सामाजिक, सोशल, इकोनॉमी और पॉलिटिकल, राजनीतिक। तो हम देखते हैं सामाजिक न्याय के अर्थ क्या है। सामाजिक न्याय का अर्थ है यानी कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म और लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव का समान व्यवहार किया जाएगा, और समाज में किसी भी वर्ग के लिए कोई विशेषाधिकार जो है वो नहीं होगा, यानी कि सभी लोगों से समान बर्ताव किया जाएगा। हम देखते हैं आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। अब हम देखते हैं राजनीतिक न्याय का क्या अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होगा, चाहे वो राजनीतिक दफ्तर में प्रवेश करने की बात यानी कि पॉलिटिकल ऑफिस में एंट्री की बात हो, या फिर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की बात हो, यानी कि जो अपनी अपील है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने की बात हो। तो पॉलिटिकल जस्टिस में इस चीज को भी इंक्लूड किया गया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, ये तीनों कंपोनेंट्स जो है वो रूसी क्रांति से लिया गया, जो कि 1917 में हुई थी। अगला हम देखते हैं स्वतंत्रता, दैट मीन्स लिबर्टी। तो स्वतंत्रता का क्या अर्थ है कि लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक की अनुपस्थिति, साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। The term liberty means the absence of restraints on the activities of individual and at the same time providing opportunities for the development of individual personality, यानी कि हर व्यक्ति को किसी भी प्रकार के रोक टोक के सभी गतिविधियों करने का अधिकार होगा, और साथ ही साथ जो व्यक्ति का विकास होगा, डेवलपमेंट, उसमें हर तरह के अपॉर्चुनिटीज जो है वो उनको दिए जाएंगे। तो जो हमारी प्रस्तावना है इसमें स्वतंत्रता, समता और जो बंधुत्व है यानी कि इंडिपेंडेंसी, इक्वलिटी और जो फ्रैटर्निटी के जो आदर्श हैं उसको फ्रांस की क्रांति से जो है वो हम लोगों ने लिया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हम लोगों ने इस आइडियल को जो है वो लिया था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं समता, दैट मींस इक्वलिटी। समता का क्या अर्थ है? तो यहाँ समता के मायने हैं कि किसी भी वर्ग को कोई विशेष अधिकार जो है वो नहीं दिया जाएगा, और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। The terms equality means the absence of special privileges to any section of the society and the provision of adequate opportunities for all individuals without any discrimination. हम देखते हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल, उसमें हर नागरिकों की स्थिति और जो अवसर की समता है वो उसको प्रदान की गई है। इसमें इसके तीन डायमेंशन है समता के, क्या क्या? नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। तो जो मौलिक अधिकार है इसमें हम लोग नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक जो है वो दिया गया है। इसी तरह जो राजनीतिक समता यानी कि पॉलिटिकल इक्वलिटी है, उसके दो बंद है। पहला क्या है कि जो धर्म है, जाति है, यानी कि रिलीजियन, कास्ट, जेंडर और क्लास के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जो मतदाता सूची है जो उसमें शामिल होने के लिए कोई अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो आर्टिकल 355 हमारा जो है वो कहता है। There are two provisions in the Constitution that seeks to achieve political equality. One, no person is declared ineligible for inclusion in electoral rolls on the ground of religion, race, caste, sex. That is provision in the Article 325. और दूसरा क्या है कि जो लोकसभा और जो विधानसभा है इसके लिए व्यस्त मतदान का प्रावधान है, जैसा कि आर्टिकल 326 में है। Election to the Lok Sabha and state assemblies to be on the basis of adult sufferances. तो नेक्स्ट हम कवर करते हैं कि बंधुत्व यानी कि फ्रैटर्निटी। तो बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारे की भावना। तो जैसे कि जो संविधान है जिसमें एकल नागरिकता के तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को जो है वो प्रोत्साहित करता है, और जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है उसके आर्टिकल 51A ये कहता है कि हर भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधता से ऊपर उठकर
सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। Fraternity means a sense of brotherhood. The Constitution promotes the feeling of fraternity by the system of single citizenship. The fundamental duties Article 51A say that it shall be the duty of every citizen of India to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, religion और sectional diversities। तो इस तरह से जो प्रस्तावना है वो दो बातों को जो है इसमें बंधुत्व को जो सुनिश्चित करती है। पहला है जो व्यक्ति का सम्मान और दूसरा है देश की एकता और अखंडता। तो जो ये अखंडता वर्ड है इसको जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो जोड़ा गया था। इंटीग्रिटी हैज बीन एडेड टू द प्रीएम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रस्तावना का क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल क्या है। तो जैसा कि जो भारतीय संविधान के प्रारंभ में रखी गई जो उद्देशिका या प्रस्तावना था उसका संविधान के निर्वचन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये किन किन उद्देश्यों को पूर्ति करती है हम ये देखते हैं। तो जो प्रीएम्बल है उससे प्रकट होता है कि जो संविधान के प्राधिकार के जो मूल स्रोत क्या है, यानी कि जो संविधान है उसका मूल स्रोत क्या है, तो भारत के लोग यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरा ये प्रकट करता है कि संविधान निर्माण के उद्देश्य क्या थे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसी तरह से जो संविधान में जो भी लिखित आदर्श हैं उस चीज को भी ये जो है वो इंगित करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो संविधान सभा की जो महान और जो आदर्श सोच थी उस चीज को भी उल्लेखित करता है। इसके अलावा जो संविधान की नींव रखने वाले जो स्वप्न थे और जो अभी लाशाओं का जो है ये परिलक्षण करती है, यानी कि जो संविधान का जो बेस था उसके पीछे क्या ड्रीम्स थे, ये चीजों को ये जो है वो इंगित करती है। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा था। इसी तरह से के मुंशी ने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल भी कहा था। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैव थॉट ऑफ ड्रीम सो लॉन्ग। और के मुंशी जी ने कहा था कि द प्रीएम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेसी रिपब्लिक। तो इस तरह से जो संविधान के हम लोग जो महत्व है उस चीजों को भी हम लोगों ने देखा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है जो हमारे जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह ने, उन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा से भी ज्यादा है। यह हमारे संविधान की आत्मा है जिसमें हम राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है और इसमें एक गंभीर संकल्प भी शामिल है जिसे क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। एम हिदायतुल्लाह, a former Chief Justice of India, observed, "Preamble resembles the Declaration of Independence of the United States of America, but is more than a declaration. It is the soul of our Constitution, which lays down the pattern of our political society. It contains a solemn resolve, which nothing but a revolution can alter." इस तरह से हम लोगों ने जो significance of प्रीएम्बल उसको देखा। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि क्या ये संविधान ये प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं। इस प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसके डिबेट को हम केस स्टडी के द्वारा देखते हैं। तो जैसा कि जो बेरोजगारी यूनियन मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, यानी कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो पार्ट नहीं है। गोलकनाथ मामले में इस बात से सहमति प्रकट की गई कि जो प्रस्तावना है वो संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, यानी जो प्रीएम्बल है जो संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। जहाँ संविधान की भाषा अस्पष्ट और संदिग्ध हो वहाँ इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। यानी कि जहाँ कोई क्लियरिटी ना हो और जहाँ कोई संदिग्धता हो वहाँ इससे हम हेल्प लेते हैं। इसी तरह से केशवनाथ भारती बनाम केरल राज्य के इसमें न्यायालय ने अपने निर्णय को जस्ट परिवर्तित करते हुए ये कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग होगा, यानी इट इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके पीछे क्या तर्क दिया था आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि जो संसद है, संसद के द्वारा जो संविधान के आर्टिकल 368 के अधीन प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, किंतु जो प्रस्तावना में जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें किसी तरह कोई संशोधन जो है वो नहीं किया जा सकता। यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में बिना परिवर्तन किए हुए
आर्टिकल 368 के तहत जो है इसमें हम संशोधन कर सकते हैं। और एक और मामला है रघुनाथ राव मामला, जिसमें कि न्यायालय ने प्रस्तावना के लिए ये कहा था कि जो शक्ति का स्रोत जो है वो नहीं है प्रस्तावना, और विधानमंडल पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगा, जो लेजिस्लेचर है इस पे किसी तरह कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो इससे नहीं लगाया जा सकता। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग जो है वो किस तरह से केशवानंद भारती के केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिक्लेयर किया था। अब एक और महत्वपूर्ण टॉपिक बचता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन की जो है संभावना क्या ये हो सकती है। तो पहली बार जैसा कि हम लोगों ने ये देखा था कि वीरू बांगीन मामले में जो है जो 1960 का केस था, इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। और उसके बाद जो केशवानंद भारती मामला था उसमें ये जो है क्वेश्चन राइज किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि 368 के जरिए जो है इसके मूल तत्व और विशेषता जो है प्रस्तावना को जो लिखित करता है, इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है बेसिकली उसमें बिना संशोधन किए जो है हम संसद को आर्टिकल 368 के तहत जो है अधिकार दिया गया है कि इसमें संशोधन जो है वो कर सकती है। तो अब तक जो प्रस्तावना है केवल एक ही बार 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जो है 1976 में इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष, सोवरेन और अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी, और इस संशोधन को जो है वो वैध ठहराया गया था, वैलिड ठहराया गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने जो प्रस्तावना में जो संशोधन की जो संभावना है उस टॉपिक को भी कवर किया। तो आज के क्लास हम यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी और कुछ नए टॉपिक को कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।